Assalamu alaikum everyone. So this is our lecture number 8B जो कि हमारा लास्ट लेक्चर है। इसमें हम डिस्कस करेंगे कुछ लेबॉर्ट्री मेथड्स और आखिर में फिर हम जो फील्ड में हम कैसे शेयर स्ट्रेंथ फाइंड करते हैं तो वो मेथड्स हम डिस्कस करेंगे। तो बेसिकली हमने मोहर कूलम्स थ्योरी में पढ़ा था कि शेयर स्ट्रेंथ फाइंड करने के तरीके क्या है, क्या फार्मूला क्या है, सही है। उसकी फिर हमने लिमिटेशंस वगैरह पढ़ी थी। तो उसमें हमारे पास दो चीज़ें चाहिए थी। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो हमारे पास सी की वैल्यू नहीं थी, क्योंकि ये हर सॉइल के लिए डिफरेंट होती है। हर जो है जगह के लिए, मतलब हर एलिवेशन के लिए जो है, जितना हम एक्सकेवेट करें उसके लिए सबके लिए अलग होती है। तो वो हमें चाहिए थी। और सेकंड वैल्यू हमें चाहिए थी इंटरनल एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन की। तो ये दो वैल्यूज़ हमें चाहिए। एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन तो एक शेयर स्ट्रेंथ के लिए भी इम्पॉर्टेंट है, और सेकेंडली हमारे पास फेल्यूर प्लेन जो है, जो कि अल्फ़ा हमने डिस्कस किया था लास्ट लेक्चर में। अल्फ़ा का फार्मूला मैंने नहीं बताया था लास्ट लेक्चर में, तो मैं अभी बता देता हूँ कि वो उसका फार्मूला डिराइव होता है, वो इक्वल होता है 45 डिग्री प्लस 5/2। तो ये फाइव क्या चीज़ है? फाइव है हमारे पास एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन, जो कि हम आज देखेंगे कि हम कैसे फाइंड कर सकते हैं। तो बेसिकली ये जो मेथड्स हैं ये मोर कूलम्स थ्योरी लॉ पे ही बेस्ड है। मतलब जैसे उधर हमने नॉर्मल शेयर जो है हमारे पास, और जो शेयर स्ट्रेस है, नॉर्मल स्ट्रेस और शेयर स्ट्रेस के दरमियान में हमने जो प्लॉट बनाया था, ग्राफ बनाया था, तो उसी की मदद से हम यहाँ भी ऐसे ही करेंगे, डायरेक्ट शेयर स्ट्रेस की मदद से। फर्स्ट टेस्ट है हमारे पास डायरेक्ट शेयर टेस्ट। तो ये काफ़ी कॉमन टेस्ट है और लेबॉर्ट्री में होता रहता है, लेकिन इसकी काफ़ी लिमिटेशंस भी हैं। और फिर हम इसके आगे दूसरा टेस्ट पढ़ेंगे जो कि है ट्राइएक्सियल टेस्ट। तो फिर हम जो इसमें लिमिटेशंस आती है हमारे पास, तो फिर हम उसको ओवरकम करने की कोशिश करेंगे कि जो गलतियाँ या जो चीज़ें इसमें नहीं हम अचीव कर पाते, वो फिर हम उस दूसरे टेस्ट में अचीव कर लें। अच्छा, तो बेसिकली मैंने लेक्चर जो है पावर पॉइंट में या पीडीएफ में नहीं बनाया, मैंने यहीं अपने नोट्स ही मैं सोचा कि ये मेरे लिए इजी होगा, तो आप भी यहाँ से इजीली अंडरस्टैंड कर सकोगे जल्दी से। तो ये अच्छा, ये मैंने फार्मूला लिखा है अल्फ़ा का, जो कि अल्फ़ा हमारे हमें क्या शो करता है? फेल्यूर प्लेन क्या है? 45 डिग्री प्लस 5/2, और 5 हमारे पास है एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन। अच्छा, तो ये मैंने बेसिकली यहाँ पे एक प्लॉट बनाया है। प्लॉट हमें क्या शो कर रहा है? ये बेसिकली हमारे पास है डायरेक्ट शेयर टेस्ट, जो उसका परेटस जो है वो हमारे पास ये शो कर रहा है। तो फर्स्ट ऑफ़ ऑल ये बीच में से जो जगह है, ये इसमें हमारे पास होता है सॉइल सैंपल। सॉइल सैंपल में ये जो डॉटेड लाइन बीच में लगी हुई है, ये हाफ में लगी हुई है। यहाँ पे हाफ नहीं शो रही, लेकिन ये हाफ में सेपरेटेड होती है। दो अलग अलग जो है बॉक्स होते हैं, उसमें सॉइल सैंपल पड़ा होता है। दो अलग अलग इसलिए होते हैं, सेपरेटेड इसलिए होता है क्योंकि जब हम नीचे से जब फोर्स लगाएंगे, जब कोई चीज़ शेयर होती है, शेयर आपको पता है, मैंने बार बार बोला कि शेयर का मतलब कि स्लाइडिंग में हमारे पास जो है फेल हो जाए। तो स्लाइडिंग में हम कैसे फेल करेंगे? जब ये आधा हो बीच में से, तो हम नीचे से हम फोर्स लगाएं तो ये शेयर हो इजीली, तो फिर हमें इसका पता चलेगा कि हाँ, इतनी इसमें शेयर स्ट्रेंथ कितनी है और कितनी शेयर स्ट्रेस पे ये फेल होता है। अच्छा, तो ये ऊपर जो है ये हमारे पास इम्परवियस मटेरियल है। ये जो बॉल्स चीज़ें हैं, इसमें सैंड वगैरह कुछ होता है। ये इसलिए होता है ताकि इसमें जो पानी है ये यहाँ से ड्रेन हो सके, ताकि यहाँ पे कोई रास्ता हो जहाँ से पानी निकल सके। अगर ये यहाँ पे कोई सॉलिड होता तो फिर यहाँ पे पास नहीं हो सकता था। तो इसलिए यहाँ पे इम्परवियस मटेरियल लगा हुआ है ऊपर दोनों साइड्स पे, सही है। ऊपर से हम नॉर्मल फोर्स लगाते हैं, सही है, सैंपल पे। नॉर्मल फोर्स की वजह से हमारे पास वर्टिकल डिफ्लेक्शन, वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट या डिफ्लेक्शन आती है हमारे पास। तो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट जो आती है हमारे पास, तो ये यहाँ पे जो डायल गेज लगा हुआ है ये वाला, तो ये डायल गेज वो रीडिंग नोट करता है, सही है, जो वर्टिकल डिफॉर्मेशन आती है हमारे पास।
सेकंड जो दूसरा लगा हुआ है, ये जो इधर लेफ़्ट साइड पे दूसरा, तो दो डायल गेज होते हैं, एक प्रोविंग रिंग होता है, सही है। तो ये ऊपर जो लगा हुआ है डायल गेज, इसका पर्पस ये होता है कि ये वर्टिकल डिफॉर्मेशन हमारे पास कैलकुलेट करता है। अच्छा, ये जो सेकंड है, ये यहाँ पे हम साइड पे शेयर फोर्स लगाते हैं, तो ये शेयर फोर्स में जितनी जो डिफॉर्मेशन होती है हॉरिजेंटली, तो ये हॉरिजेंटली जो है वो उसकी डिस्प्लेसमेंट जो है कैलकुलेट करता है। अच्छा, तो इसमें और क्या है, ये पोरस प्लेट है, सैंड होता है नॉर्मली, या कोई ग्रेवल होता है, और ये क्या है, टू ड्रेन वाटर, सही है। ये जो लगा हुआ है यहाँ पे, ये है प्रूविंग रिंग, सही है। ये क्या हमें शो करता है प्रूविंग रिंग, ये जब हम इस पे शेयर फोर्स लगाते हैं तो इस जब सॉइल रेजिस्टेंस शो करती है ना, जितनी रेजिस्टेंस सॉइल शो करती है, तो वो इसी प्रूविंग रिंग पे हमें ये शो करता है कि इतनी रेजिस्टेंस सॉइल शो कर रही है। इस तरीके का शेप होता है, मतलब यहाँ पे हम शेयर फोर्स लगाते हैं तो इसकी शेप कुछ इस तरह हो जाती है, मतलब यही शेप होता है शेयर में जब फेल हो जाता है, तो सॉइल की स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होती है। अच्छा, तो अच्छा, ये डायल गेज 1, डायल गेज 2, प्रोविंग रिंग। अच्छा, ये मैंने यहाँ पे मैंने लिखा है कि प्रोविंग रिंग का क्या मकसद है, टू मेजर रेजिस्टेंस ऑफर बाय सॉइल। सो सॉइल जो रेजिस्टेंस ऑफर करती है, किसके लिए रेजिस्टेंस ऑफर करती है, शेयर फोर्स के लिए, सही है। तो वो वहाँ प्रोविंग रिंग में जो है हमारे पास रीडिंग आती है। डायल गेज 1 क्या करता है, हमारे पास वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट, उसको हम डेल्टा वाई से डिनोट करते हैं, और सिमिलरली डायल गेज नंबर 2 हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट, और उसको हम डेल्टा एक्स से डिनोट करते हैं। अच्छा, तो इसका मेथड क्या होता है कि फ़र्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करते हैं, दो स्टेप्स होते हैं इसमें बेसिकली, दो स्टेप्स के बाद हम फिर उसके जो रिज़ल्ट्स आते हैं, बेसिकली ये हम सिर्फ एक सैंपल के लिए नहीं करते, सही है। ये एक सैंपल के लिए करते हैं, उस पर सर्टन अमाउंट ऑफ नॉर्मल लोड लगाते हैं। अच्छा, उस पर सर्टन अमाउंट ऑफ नॉर्मल लोड लगाते हैं, फिर जो हम नेक्स्ट सैंपल लेते हैं उस पर जो फर्स्ट सैंपल पे जितना नॉर्मल लोड लगाया था उससे ज़्यादा लोड लगाते हैं, सही है। तो और फिर जो थर्ड लेते हैं फिर उससे 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 भी ज़्यादा लगाते हैं। तो मिनिमम जो है हम 3 सैंपल्स लेते हैं जब लेबॉर्ट्री में ये एक्सपेरिमेंट हम करते हैं, लेकिन जितना ज़्यादा करोगे तो उतना ही एक्यूरेट रिज़ल्ट आएगा। तो मैं जो मैंने ये मेथड लिखा है, तो इसमें हम 3 सैंपल मैंने जो है यूज़ किए, लेकिन मेथड एक सैंपल पे जो स्टेप्स हैं बाकी सब जो हमारे पास सैंपल्स हैं उसी पे भी यही सेम स्टेप्स परफॉर्म करने हैं, लेकिन क्या फ़र्क होगा, सिर्फ जो है हमारा नॉर्मल लोड जो होगा वो हमारे पास हर सैंपल के लिए, मतलब फर्स्ट सैंपल है तो उसमें लेट्स से 10 किलो पास्कल है, तो जो नेक्स्ट होगा उसमें 10 किलो पास्कल से ज़्यादा होगा, 15 होगा, फिर इस तरह ज़्यादा होता जाएगा। लेकिन जो हमारे पास स्टैंडर्ड है तो उसमें हमारे पास कुछ वैल्यूज़ हैं ऑलरेडी गिवन कि नॉर्मल लोड फर्स्ट सैंपल के लिए क्या होना चाहिए, सेकंड, अब मुझे वैल्यूज़ याद नहीं है लेकिन है, आप लोग सर्च कर सकते हैं, तो इसकी अपनी वैल्यूज़ हैं, तो वही लगानी चाहिए, मतलब स्टैंडर्ड वही है, स्टैंडर्ड के हिसाब से वही। अच्छा, अच्छा, तो अच्छा, फिर हमारे पास दो टाइप्स के सॉइल होते हैं, ये मैंने डिस्कस किया था पिछले लेक्चर्स में, आई थिंक कंसोलिडेशन वाले लेक्चर में, कि हमारे पास दो तरह के सॉइल्स होते हैं, एक होता है ओसीसी और दूसरा होता है एनसीसी, और कंसोलिडेटेड और नॉर्मली कंसोलिडेटेड हमारे पास जो है सॉइल होते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस करेंगे कि ओसीसी जो सॉइल है, ओवर कंसोलिडेटेड वाला, उसमें कैसे बिहेवियर आता है इसका, जो हमारे पास सॉइल का होता है। तो हम फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट सैंपल लेते हैं, फर्स्ट स्टेप, टेक फर्स्ट सैंपल। तो फर्स्ट स्टेप हमारे पास क्या होगा कि हम इस तरह सैंपल लेंगे, और ये जो हमारे पास ये सॉइल सैंपल की जगह है इसमें प्लेस कर देंगे, सही है, प्लेस कर देंगे। शेयर फोर्स भी इस पर नहीं लगा, सही है, कुछ नहीं लगा, सही है। यहाँ पे पोरस प्लेट्स हैं, यहाँ पे सॉइल सैंपल्स हैं। फर्स्ट स्टेप हमारा क्या होगा कि ये नॉर्मल लोड हम अप्लाई करेंगे, हम कोई भी नॉर्मल लोड चूज़ करके, नॉर्मल लोड या नॉर्मल फोर्स, तो फिर हम उसी नॉर्मल फोर्स को एरिया पे डिवाइड कर देंगे, जो कि स्ट्रेस का फार्मूला है बेसिकली, लोड डिवाइड बाय एरिया, सही है।
तो उससे हमारे पास स्ट्रेस आता है। तो लोड तो हम लगाएंगे, लोड की वैल्यू तो हमें पता चल जाएगी जितना हम लगाएंगे। और ये एरिया जो है, ये एरिया जहाँ पे मैंने ए लिखा हुआ है, जहाँ पे ये शेयर में होगा, जहाँ पे शेयर एक आधा हिस्सा मतलब, तो इस आधे हिस्से का एरिया भी हम नोट कर लेंगे। सही है, ये गिवन होता है बेसिकली हर एक अपरेटस का, ये ऑलरेडी नोन होता है। तो हमारे पास एरिया आ गया और फोर्स जो हम लगा रहे हैं वो हमें नोन है। तो हम यहाँ नॉर्मल फोर्स जो है वो उसको N1 से डिनोट करते हैं। तो हमारे पास नॉर्मल स्ट्रेस क्या आएगा, नॉर्मल स्ट्रेस का फार्मूला क्या है, सिग्मा एन इक्वल्स टू N1 डिवाइड बाई ए। अच्छा, एन यहाँ पे सिग्मा N1 क्योंकि ये फर्स्ट सैंपल है, और N1 इसलिए क्योंकि हम फर्स्ट सैंपल पे इतना ही नॉर्मल फोर्स लगा रहे हैं, और एरिया सबके लिए कांस्टेंट, तो इसके साथ ना वन टू चीज़ें नहीं होंगी। सही है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या था, हम नॉर्मल फोर्स लगाएंगे। सही है, नॉर्मल फोर्स लगा के कौन सा फार्मूला यूज़ करके, एन डिवाइड बाई ए फार्मूला यूज़ करके जो कि यहाँ पे लिखा है, उसकी मदद से हम नॉर्मल स्ट्रेस कैलकुलेट कर लेंगे। सही है, ये हमारे पास फर्स्ट स्टेप कंप्लीट। अच्छा, इस तरह नहीं होता ये जो हम नॉर्मल लोड लगाते हैं लेबॉर्ट्री में, कैसा होता है, लेट्स से हम, हाँ मैं जनरली वैल्यू बोल रहा हूँ। सही है, कोई लोड की वैल्यू लेट्स से 5 किलो पास्कल हम लोड लगा रहे हैं फर्स्ट सैंपल के लिए। सही है, 5, तो 5 ऐसे नहीं होता कि बस डायरेक्ट लगा दिया, इस तरह नहीं। कैसे होता है, ज़ीरो होता है, फिर आराम आराम से इंक्रीज़ होता है 0.1 0.2 इस तरह होता है, 1 2 1.1 इस तरह होता है। और जैसे ही 5 किलो पास्कल लोड आता है तो वहाँ पे रुक जाते हैं, हम उसको स्टॉप कर लेंगे। तो मतलब ये हमारा इतना लोड हम चाहते हैं, इतना लोड है, तो जब उतना लोड लगेगा हम उसको लोड को वहाँ पे स्टॉप कर देंगे। सही है, स्टॉप हो गया लोड, हमारा स्ट्रेस फाइंड हो गया। सही है, नॉर्मल स्ट्रेस हमारे पास फाइंड हो गया सैंपल नंबर 1 के लिए। नेक्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप जो हमारे पास है क्या है, ऑफ कोर्स शेयर के लिए शेयर फोर्स लगाना पड़ेगा। नॉर्मल फोर्स वही लगा रहेगा, मतलब नॉर्मल फोर्स हमने 5 किलो पास्कल लगाया था, जैसे ही 5 किलो पास्कल को टच किया हमने वहाँ छोड़ दिया। सही है, छोड़ दिया, वो लगा रहेगा। और उसके साथ साथ फिर हम सेकंड स्टेप में शेयर फोर्स लगाएंगे। सही है, शेयर फोर्स को हम F से डिनोट करेंगे और शेयर फोर्स को, और क्योंकि सैंपल नंबर 1 के लिए लगा रहे हैं तो इसका फोर्स किसके इक्वल होगा, F1 की इक्वल। सही है, फिर सैंपल 2 के लिए F2, और फिर सैंपल 3 के लिए F3 की इक्वल होगा। सही है, और अच्छा ये शेयर फोर्स जो है हमारे पास, ये हम कब तक लगाएंगे, जब तक हमारे पास सॉइल फेल नहीं हो जाता। फेल नहीं हो जाता ये हमें तब पता चलेगा जब हमारे पास ये जो हॉरिजेंटल डिस्प्लेसमेंट की रीडिंग्स हैं ये इंक्रीज़ होती जाएंगी। हमें स्ट्रेस शो करता रहेगा कि इतना फोर्स ये एब्जॉर्ब कर रहा है, लेकिन जैसे ही एक मैक्सिमम वैल्यू आएगी और फिर उसके बाद ये इंक्रीज़ नहीं होगी, डिक्रीज़ होना स्टार्ट हो जाएगी। जैसे ही ये डिक्रीज़ होना स्टार्ट हो जाएगी हमें पता चल जाएगा कि ये फेल हो गई। सही है, उसी टाइम पे हमें ये शेयर फोर्स स्टॉप कर देना है। सही है, तो क्या हो गया, हमने नॉर्मल फोर्स लगाया, हमने नॉर्मल स्ट्रेस कैलकुलेट किया, फिर वही नॉर्मल फोर्स को रह के हमने शेयर फोर्स लगाया। सही है, शेयर फोर्स कब तक लगाया, जब तक फेल ना हो। सही है, अंटिल सॉइल सैंपल शेयर्स मतलब फेल। सही है, शेयर में फेल ना हो जाए। सही है, तो हम क्या करेंगे, जो डेल्टा एक्स की वैल्यू है हम वो वैल्यू नोट कर लेंगे। सही है, नोट कर लिया हमने अपने पास। तो हमें पता है कि हम शेयर स्ट्रेस को किससे डिनोट करते हैं, टॉ से। और सैंपल नंबर 1 के लिए हम क्या करेंगे, टॉ 1 होगा हमारे पास, टॉ 1 विल बी इक्वल टू F1 डिवाइड बाई ए। सही है, सेकेंड सैंपल के लिए क्या, टॉ 2 इक्वल्स टू F2 डिवाइड बाई ए। सही है, सेकेंड सैंपल के लिए भी यही होगा कि जब तक शेयर नहीं होता तब तक शेयर फोर्स वाला ये सीन है, जब तक फेल नहीं होता तब तक लगाएंगे। लेकिन नॉर्मल के लिए क्या होगा, सेकेंड सैंपल में हमने 5 किलो पास्कल लगाया था फर्स्ट सैंपल में, सेकेंड सैंपल में हम 5 किलो पास्कल से ज़्यादा लगाएंगे, मतलब लेट से 6 7 8 9 10 कुछ भी लगा सकते हो। फिर जब थर्ड सैंपल आएगा हमारे पास, फिर हम जो सेकंड सैंपल में लगाया था उससे भी ज़्यादा लगाएंगे, मतलब लेट से हमने फर्स्ट में लगाया 5 किलो पास्कल, सेकंड में लगाया 10 किलो पास्कल, तो फिर थर्ड सैंपल में 10 से ज़्यादा हम लगाएंगे, 11 12 13 14 15 कुछ भी। सही है,
और सही है, तो हमारे पास सैंपल नंबर 1 के लिए क्या आ गया, ये वैल्यू आ गई। सही है, क्योंकि जो n1 हमने लगाया था ये तो नोन है, हमें एरिया भी नोन है, तो ये सिग्मा n1 हमें हमारा फाइंड हो गया। सही है, सिमिलरली सैंपल नंबर 2 के लिए हमारे पास सिग्मा n2 और सैंपल नंबर 3 के लिए हमारे पास सिग्मा n3 फाइंड हो गया। सही है, तो ये 3 वैल्यू हमारे पास आ गई। सही है, 3 वैल्यूज़ आ गई हमारे पास स्टेप नंबर 1 से। स्टेप नंबर 2 से भी हमारे पास 3 वैल्यूज़ आ गई, किस चीज़ की, टॉ की। टॉ की 3 वैल्यूज़ हमारे पास आ गई। सही है, आई टॉ 1 टॉ 2 टॉ 3 किस से फाइंड करेंगे हम, F1 डिवाइड बाई ए, F2 डिवाइड बाई ए और F3 डिवाइड बाई ए। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, हम शेयर फोर्स लगाते हैं और साथ साथ हम डेल्टा एक्स की वैल्यू नोट करते हैं। सही है, इसी उसी से हमें पता चलता है कि कब हमारा सॉइल फेल होगा। सही है, तो OCC सॉइल में क्या होता है, OCC सॉइल में हमने पढ़ा था कि पास्ट में जो लोड होता है उस पर ज़्यादा होता है और जो प्रेजेंट हम लोड लगाते हैं तो फिर वो कम होता है। सही है, वो वाला सीन। सही है, तो इसमें पहले क्या होता है कि शेयर स्ट्रेस जो होता है इंक्रीज़ होता है डिस्प्लेसमेंट उसमें इंक्रीज़ होती है। अचानक से उसमें स्ट्रेस जो है वो ड्रॉप हो जाता है और फिर इस तरह कांस्टेंट चला जाता है OCC सॉइल में। सही है, रिमेंबर दैट, OCC सॉइल में ऐसा होता है, NCC में फिर ऐसा बिल्कुल नहीं होता। सही है, ये क्योंकि उसमें देखो कंसोलिडेशन जो है वो ऑलरेडी हो चुकी होती है OCC सॉइल में। उसमें जो पार्टिकल्स होते हैं वो ऑलरेडी पास्ट जो उस पर स्ट्रेस लगा होता है उसकी वजह से उसमें जो वॉइड्स होते हैं वो ऑलरेडी कम होते हैं। तो सही है, जब जो हमारे पास वो होता है शेयर स्ट्रेस, वो किस पे, एरिया पे भी डिपेंड करता है। तो जितना एरिया डिक्रीज़ होगा शेयर स्ट्रेस इंक्रीज़ होगा। लेकिन ये एरिया डिक्रीज़ होता है, उसमें जो थोड़े बहुत वॉइड्स रहते हैं वो भी ख़त्म होने लगते हैं। ऐसा टाइम आता है कि सारे वॉइड्स ख़त्म हो जाते हैं। सही है, सारे ख़त्म हो जाते हैं और फिर ये जो पार्टिकल्स होते हैं सॉइल के, ये एक दूसरे पे ओवरलैप करना स्टार्ट कर लेते हैं। तो जैसे ये ओवरलैप करते हैं ये एरिया इंक्रीज़ हो जाता है, एरिया नहीं बेसिकली वॉल्यूम इंक्रीज़ होता है, लेकिन वॉल्यूम इंक्रीज़ होता है तो मतलब एरिया इंक्रीज़ होता है, क्योंकि वॉल्यूम इज़ इक्वल टू एरिया इंटू लेंथ। सही है, एरिया मीटर स्क्वायर है और वॉल्यूम मीटर क्यूब। सही है, तो हमारे पास वो इंक्रीज़ होने लगता है तो शेयर स्ट्रेस डिक्रीज़ होने लगता है। सही है, दैट्स नॉट द केस इन NCC सॉइल। सही है, अच्छा, तो ये ग्राफ है हमारे पास OCC सॉइल के लिए। तो हम क्या करते हैं, ये मैक्सिमम वैल्यू जो हमारे पास आती है ये वैल्यू ये हम नोट कर लेते हैं, इसको हम टॉ 1 का नाम देते देते हैं। सही है, टॉ 1, टॉ M1 का नाम दे दो, टॉ मैक्स है क्योंकि, या टॉ F1 का नाम दे दो, टॉ फेल्यूर क्योंकि यहाँ से फिर फेल्यूर स्टार्ट होती है, तो कोई भी आप नाम दे सकते हो, वो आप पे है, लेकिन टॉ मस्ट है क्योंकि ये शेयर स्ट्रेस को रिप्रेजेंट कर रहा है। सही है, तो ये हमारे पास सेकंड स्टेप से हमारे पास ये आ गया। सही है, फर्स्ट स्टेप से हमारे पास क्या आया था, नॉर्मल स्ट्रेस की 3 वैल्यूज़ आई थी। सेकंड स्टेप से हमारे पास ये टॉ 1 की वैल्यू आ गई। फिर सेकंड सैंपल के लिए हम फिर अगेन वही स्टेप करेंगे, शेयर फोर्स लगाएंगे, उसके लिए भी यही ग्राफ जो है ड्रॉ करेंगे। ये जब आप लोग करोगे ख़ुद एक्सपेरिमेंट, शायद आप लोगों ने किया हो लेबॉर्ट्री में, आप लोगों का लैब वीक भी किया है, इसलिए मैंने आपसे पूछा था कि ये किया है कि नहीं। तो अगर आप लोग ये करोगे, आपके पास वैल्यूज़ आएंगी डेल्टा एक्स और टॉ की, तो ये अगर आप ग्राफ ड्रा करोगे तो ऐसे ही ग्राफ आएगा OCC सॉइल के लिए। सही है, NCC सॉइल के लिए कैसे आएगा वो भी मैं आपको बताता हूँ। अच्छा, तो सेकंड स्टेप में फिर सेकंड सैंपल में हमारे पास टॉ 2 की वैल्यू आ गई और थर्ड सैंपल के लिए हमारे पास टॉ 3 की वैल्यू आ गई। सही है, तो हमारे पास फर्स्ट स्टेप से क्या वैल्यू आई, सिग्मा n1 सिग्मा n2 सिग्मा n3, और सेकंड स्टेप से टॉ 1 टॉ 2 टॉ 3, ये 2 वैल्यूज़ आ गई। सही है, यही हमें चाहिए थी। तो टॉ 1 टॉ 2 टॉ 3 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, शेयर स्ट्रेस, और सिग्मा n1 सिग्मा n2 सिग्मा n3 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, नॉर्मल स्ट्रेस। हमें क्या चाहिए था, नॉर्मल स्ट्रेस और शेयर स्ट्रेस के दरमियान में प्लॉट ग्राफ, और वो ग्राफ जब हम बनाएंगे हमारे पास क्या आएगा, मोहर कूलम्स अकॉर्डिंग टू मोहर कूलम्स लॉ, उससे हमारे पास कोहेजन आएगा और एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन आएगा। मैं बताता हूँ कैसे। तो देखो, फ्रॉम सैंपल नंबर 1 ये आ गया सिग्मा n1 टॉ 1, सैंपल नंबर 2 ये, और सैंपल नंबर 3 ये वैल्यूज़, 2 वैल्यूज़ हमारे पास आ गई। अच्छा, ऑलवेज रिमेंबर, मैंने यहाँ पे भी लिखा है, मैंने ऊपर बताया भी कि
अच्छा, ये तो मैंने पिछले लेक्चर में भी डिस्कस किया था कि नॉर्मल स्ट्रेस इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू शेयर स्ट्रेस। मतलब जितना हम नॉर्मल स्ट्रेस लेट से हम ज़्यादा कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि शेयर स्ट्रेस ज़्यादा हो रहा है। सही है। तो फर्स्ट सैंपल में सिग्मा n1 कम था, तो टाउ वन भी कम होगा। सेकेंड सैंपल में हमने ज़्यादा किया, तो ऑफ कोर्स फिर हमारे पास शेयर स्ट्रेस टाउ टू भी ज़्यादा आएगा। सिमिलरली सैंपल नंबर 3 तो सबसे ग्रेटर होगा दोनों से। तो ये सिचुएशन याद रखें। सही है। तो हम प्लॉट ड्रा करेंगे। तो बताया था, अगेन मैंने बताया था कि इंडिपेंडेंट पैरामीटर जो होगा, जो कि इस केस में हमारे पास है नॉर्मल स्ट्रेस, वो एक्स एक्सिस पे ड्रॉ करते हैं। इंडिपेंडेंट जो डिपेंडेंट होगा वो वाई एक्सिस पे, जो कि यहाँ पे है शेयर स्ट्रेस। तो यहाँ पे हम ये ग्राफ में बनाते हैं, और तो हमारे पास n1 सिग्मा n1 सिग्मा n2 सिग्मा n3 की वैल्यूज़ हैं, टाउ वन टाउ टू टाउ थ्री की वैल्यूज़ हैं। इसमें हमारे पास 3 पॉइंट्स आ जाएंगे, जो कि ये पॉइंट्स होंगे हमारे पास। इन पॉइंट्स को ज्वाइन करोगे और एक्सटेंड करोगे कि यहाँ पे कहाँ पे इंटरसेक्ट होता है, यहाँ। सही है। जहाँ भी इंटरसेक्ट हो गया, सही है, जहाँ भी, तो उधर से ये जो ज़ीरो पॉइंट है हमारे पास, वो जितना हमारे पास डिस्टेंस होगा वो हमारे पास सी की वैल्यू होगी। सही है। और ये जो यहाँ पे एंगल बनेगा, ये एंगल हमारे पास एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन आ जाएगा। तो इसी सी और फाई की वैल्यू को हम मोहर कूलम्स लॉ में पुट करके हम अपनी शेयर स्ट्रेंथ की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। क्योंकि हमें क्या चाहिए, नॉर्मल स्ट्रेस तो गिवन होगा। सही है, कि क्वेश्चन में बोला होगा कि इस नॉर्मल स्ट्रेस के लिए मुझे बताओ कि शेयर स्ट्रेंथ कितनी होगी। सही है। और तो हमारे पास सी की वैल्यू आ गई, फाई की वैल्यू आ गई, तो बस फार्मूला कंप्लीट हो गया, सिर्फ पुटिंग करो। सही है। ड्रॉ ग्राफ यूजिंग ग्राफ पेपर। ग्राफ पेपर मस्ट है। ग्राफ जब भी ड्रॉ करो, एग्ज़ाम्स में भी आ जाए, तो ग्राफ पेपर यूज़ किया करो। थोड़ा बाहर जाके ग्राफ पेपर लेके ग्राफ में ड्रा किया करो। मिड में आप लोगों ने किया था। खैर, एंड मेजर वैल्यू ऑफ सी। सी तो फुट से मेजर करो, और ये जो फाई की वैल्यू क्या है, ये डी से मेजर करते हैं। सही है। डी में एंगल है, तो ये एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन है, तो डी में आपके पास जो है एंगल आ जाएगा। सही है। फाइनली आफ्टर फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ सी एंड फाई यूजिंग कूलम्स इक्वेशन, वी कैन फाइंड द शेयर स्ट्रेंथ। तो ये इक्वेशन है अकॉर्डिंग टू प्रीवियस लेक्चर, तो हमारे पास फाइंड हो जाएगा। अच्छा, इसकी अब लिमिटेशंस क्या है, मतलब इतना इजी तो नहीं है शेयर स्ट्रेस फाइंड करना, शेयर स्ट्रेंथ फाइंड करना बेसिकली, जिस तरह डायरेक्ट शेयर में हुआ है हमारे पास। तो मैं बताता हूँ, इसमें काफ़ी सारी जो है मिस्टेक्स हैं, जो कि बहुत ज़्यादा मिस्टेक्स हैं। सही है, बहुत ज़्यादा। अच्छा, लिमिटेशंस को डिस्कस करने से पहले हम बोलते हैं कि एनसीसी सॉइल्स में क्या होगा। देखो, चाहे सॉइल एनसीसी हो या चाहे सॉइल ओसीसी हो, दोनों केसेस में स्टेप्स सेम होंगे। मतलब सैंपल भी 3, सही है, स्टेप्स भी वही। पहले नॉर्मल फोर्स से नॉर्मल स्ट्रेस फाइंड करो, और फिर सेकंड स्टेप में शेयर फोर्स अप्लाई करो। शेयर फोर्स से डेल्टा एक्स की वैल्यूज़ फाइंड करो डायल गेज से। उसके दरमियान प्लॉट बनाओ, मैक्सिमम वैल्यूज़ फाइंड, सब सेम। लेकिन जो वैल्यूज़ आएंगी, जो हम प्लॉट बनाएंगे बिटवीन शेयर स्ट्रेस एंड डेल्टा एक्स, वो ग्राफ कुछ इस तरह बनेगा। क्योंकि मैं बताता हूँ, इसमें क्या होता है कि एरिया कभी इंक्रीज़ नहीं होता, क्योंकि जो हम प्रेजेंट में हम स्ट्रेस लगा रहे हैं और लगा रहे होते हैं, वो ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू पास्ट। तो इसमें वॉइड्स जो हैं वो ज़्यादा होते हैं। ये लूज सैंड मतलब डिस्क्राइब कर रहा है बेसिकली एनसीसी सॉइल। ओसीसी सॉइल मतलब डेंस सैंड। तो इसमें वॉइड्स ज़्यादा होते हैं। वॉइड्स ख़त्म करने में हमारा जो स्ट्रेस है वो ख़त्म हो जाता है, तो फिर एरिया कभी भी इंक्रीज़ नहीं होता। इंक्रीज़ एरिया नहीं होता। एरिया और स्ट्रेस का इन्वर्स रिलेशन है। एरिया ज़्यादा होगा, स्ट्रेस कम होगा। सही है। तो इसमें एरिया कभी ज़्यादा नहीं होता, एरिया कम ही होता है। वाइड्स निकलते हैं, तो सॉइल जो ग्रेन्स होते हैं हमारे पास वो रीअरेंज होते रहते हैं। एरिया इंक्रीज़ हमेशा। सही है। तो ये इस तरह इंक्रीज़ होगा, कभी डिक्रीज़ नहीं होगा। सही है। सिर्फ ग्राफ चेंज है, बाकी जो सारे स्टेप्स हैं, जो वैल्यूज़ फाइंड करने के मेथड्स है, जो फार्मूलाज है, सब सेम। सही है। इसमें कोई कन्फ्यूजन की ज़रूरत नहीं है। उसी तरह जहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू है हमारे पास टॉ की, वो हमारे पास टॉ वन हो जाएगा। उधर उधर भी मैक्सिमम वैल्यू, यहाँ भी मैक्सिमम वैल्यू, लेकिन डिफरेंस क्या है, सिर्फ ग्राफ का डिफरेंस है। अच्छा,
OCC soil has tendency to increase volume during shearing. जब शेयर हो रहा होता है OCC soil तो वो वॉल्यूम इंक्रीज़ कर लेता है. तो वॉल्यूम इंक्रीज़ मतलब एरिया इंक्रीज़, तो उसकी वजह से जो है ग्राफ ड्रॉप हो जाता है. वाइल OCC हैज़ टेंडेंसी टू डिक्रीज़ वॉल्यूम. सही है. अच्छा, लिमिटेशंस पे हम बात करते हैं. काफ़ी इंपॉर्टेंट है. सही है, इसको समझना काफ़ी इंपॉर्टेंट है. सही है. नो कंट्रोल ऑन ड्रेनेज. अच्छा, हम ड्रेनेज को कंट्रोल नहीं कर सकते. नीचे ऊपर दोनों पोरस जो है मटेरियल लगा हुआ है, तो जितना पानी है वो बह जाता है. सही है. कंट्रोल नहीं है, बस सब कुछ पानी जो है. दैट्स वाई यूज ओनली फॉर कोर्स ग्रेन सॉइल. फाइन ग्रेन सॉइल के लिए हम यूज़ नहीं कर सकते, सिर्फ कोर्स ग्रेन सॉइल के लिए यूज़ होगा. सही है. फर्स्ट लिमिटेशन, नो कंट्रोल ऑन ड्रेनेज. हम ड्रेनेज नहीं कंट्रोल कर सकते. अच्छा, तो फिर हमारे पास मतलब कंडीशंस आती है ना, मतलब साइट में हमारे पास सिर्फ अनड्रेन कंडीशन ड्रेन कंडीशन तो नहीं होती ना, मतलब हमारे पास अनड्रेन कंडीशंस होती हैं. सही है. तो फिर हम उसके लिए कैसे कैलकुलेट करें, वो डायरेक्ट शेयर टेस्ट नहीं कर सकता. नो फैसिलिटी टू मेजर फॉर वाटर प्रेशर. देखें, अगर वाटर सारा ड्रेन. अच्छा, रियलिटी प्रैक्टिकल हम बात करें, प्रैक्टिकल तो हर सॉइल तमाम ऑलमोस्ट हर सॉइल में हमारे पास कुछ ना कुछ मॉइस्चर कंटेंट होता है. सही है. ये जो हम इस सॉइल में करते हैं, इसमें जब हम नॉर्मल फोर्स लगाते हैं, नीचे जो पोरस या इम्परवियस प्लेट वट जो होता है, उससे सारा पानी निकल जाता है. सही है. तो ये जो शेयर स्ट्रेंथ जो है कैलकुलेट करता है, वो सिर्फ सॉइल का करता है. मतलब उसमें पोर वाटर प्रेशर जो होता है वो कहाँ गया, उसकी वैल्यू कहाँ गई, उसका जो इफ़ेक्ट है वो कहाँ गया, तो वो उसका कोई जवाब नहीं है. मतलब तो फिर ये रियलिटी बेस पे नहीं हुआ. सही है. फर्स्ट सेकंड ऑफ ऑल. अच्छा, तो पोर वाटर प्रेशर मतलब हमारे पास टोटल स्ट्रेस किसकी इक्वल है, इफेक्टिव स्ट्रेस माइनस पोर वाटर प्रेशर. आई थिंक माइनस है या प्लस है. नहीं, प्लस है, प्लस. हाँ, टोटल स्ट्रेस इक्वल्स टू इफेक्टिव स्ट्रेस प्लस पोर वाटर प्रेशर. हाँ, तो फिर हमारे पास पोर वाटर प्रेशर नहीं है, तो टोटल स्ट्रेस जो हम कैलकुलेट करते हैं वो गलत है. अच्छा, फेल्यूर प्लेन इज प्रिडेटर्म. अच्छा, फेल्यूर प्लेन में बताता हूँ क्या चीज़, ये क्या शो कर रहा है. तो ये हमारे पास वो है. सही है. ये जो बीच में से मैंने बोला था कि ये हाफ होता है, तो बेसिकली हमारे पास जो फेल्यूर प्लेन होता है, फेल्यूर प्लेन क्या है, अल्फ़ा की वैल्यू. अल्फ़ा का फार्मूला क्या है, 45 डिग्री प्लस 5/2. सही है. इसमें फाई की वैल्यू आ गई, फाई की वैल्यू पुट करो, फेल्यूर प्लेन आ गया. लेकिन फेल्यूर प्लेन कभी भी इस तरह 0 डिग्री पे नहीं होता. सही है. 0 डिग्री मतलब बिल्कुल स्ट्रेट हॉरिजेंटल लाइन, ये कभी नहीं होता. और इस केस में हमेशा का चाहे जो सैम्पल भी हो, चाहे जिस टाइप का सॉइल भी हो, फेल्यूर प्लेन हमेशा इसमें हॉरिजेंटल मतलब 0 रहता है. प्रीडेटर में हमें पहले से पता होता है, जो कि ये गलत है. सही है. बिल्कुल. तो ये एक लिमिटेशन है इसकी. अच्छा, ये ये टेस्ट इजी लग रहा है, लेकिन अब लिमिटेशंस को देख के फिर इस टेस्ट को परफॉर्म करने का भी दिल नहीं करता. अच्छा, एनीवे. अच्छा, थर्ड वन जो कि सबसे मेजर लिमिटेशन है इसकी, सबसे मेजर, कि ये जो टॉ मतलब शेयर स्ट्रेस, और ये जो सिग्मा एन नॉर्मल स्ट्रेस की वैल्यू है, ये रॉन्ग जो है कैलकुलेट करता है. सही है. ये रॉन्ग क्यों कैलकुलेट करता है, तो इसका भी रीज़न है, मैं बताता हूँ. उसी डायग्राम में जाके वापस, यही डायग्राम आ गया हमारे पास. ये जब शेयर फोर्स हम साइड से लगाते हैं, सही है, तो सॉइल कुछ इस तरीके से का हो जाता है, इस तरीके का. सही है. इस तरीके का. और हम जो शेयर स्ट्रेस और नॉर्मल स्ट्रेस कैलकुलेट करते हैं, तो उसमें एरिया क्या यूज़ करते हैं, ये वाला सारा हिस्सा जो है हमारे पास. लेकिन आफ्टर शेयरिंग हमारे पास ये जो एरिया बच जाता है, ये सिर्फ हाफ बच जाता है, या हाफ, इस केस में हाफ शो हो रहा है, लेकिन हाफ से भी कम, कभी ज़्यादा, मतलब एरिया जो है फुल एरिया नहीं होता हमारे पास. लेकिन हम इसमें क्या कंसिडर करते हैं, चाहे शेयर जितना भी हो, चाहे आधा से ज़्यादा, मतलब जितना भी शेयर हो, हम एरिया हमेशा यही यूज़ करते हैं. इसको जो कहते हैं ओरिजिनल एरिया, हमें क्या यूज़ करना चाहिए, इफ़ेक्टिव एरिया, जो कि इफ़ेक्ट हुआ है, तो वो एरिया ये नहीं यूज़ हुआ, जो कि मैंने आई थिंक ड्रा किया था, शायद हो यहाँ पे. अच्छा, है ना ये.
अच्छा, तो ये देखो टोटल टोटल एरिया है हमारे पास, हमें क्या चाहिए ये वाला एरिया, मतलब अगर हम यूज़ करते तो फिर शायद हमारे लेकिन इस एरिया को फाइंड करने का हमारे पास कोई तरीका है नहीं इस जो है टेस्ट में, तो नहीं कर सकते, तो इफेक्टिव एरिया भी फाइंड नहीं कर सकते, तो स्ट्रेसेस जो हमारे पास आ रहे हैं शेयर स्ट्रेसेस और इफेक्टिव स्ट्रेसेस वो गलत आ रहे हैं। तो ये लिमिटेशंस हैं हमारे पास डायरेक्ट शेयर टेस्ट की। तो ये मैंने काफ़ी डिटेल से समझाया, तो आई होप आप लोगों को समझ आ चुका होगा, क्योंकि मैं बिज़ी हूँगा ना, तो इसलिए मैं अब रात को आपके लिए लेक्चर जो है अभी रिकॉर्ड कर रहा हूँ। और तो जो क्वेश्चंस हों तो शिट, अच्छा जो क्वेश्चंस हो वो आप डिस्कशन में जो है पोर्टल में मैं डिस्कशन का एक फॉर्म बनाता हूँ, तो इसमें आप पूछ सकते हो, या आप लोग ग्रुप में या सीआर के थ्रू आप लोग टेक्स्ट कर सकते हो सीआर लोगों को, तो वो फिर मुझे फॉरवर्ड कर देगा आपके सवालात वगैरह। अच्छा एनीवे, नेक्स्ट टेस्ट है हमारे पास ट्राइएक्सियल टेस्ट। हम ये टेस्ट जो है काफ़ी इम्प्रूव्ड है, इसमें जो है हम ड्रेनेज कंट्रोल कर सकते हैं। सही है, मेन पॉइंट जो कि हम डायरेक्ट शेयर टेस्ट में नहीं कर सकते थे, हम जो है पोर वाटर प्रेशर मैयर कर सकते हैं, जो कि हम डायरेक्ट शेयर टेस्ट में नहीं कर सकते थे, लेकिन ये कॉम्प्लिकेटेड है। सही है, थोड़ा सा नहीं, काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। फेल्यूर प्लेन जो है हम जो है प्री डिटरमाइन नहीं होता, सही है, जैसे डायरेक्ट शेयर में होता है। उसमें इसमें क्या होता है, अकॉर्डिंग टू अल्फ़ा इक्वल्स टू 45 प्लस 5/2। अच्छा, तो ये काफ़ी जो है इसमें काफ़ी ज़्यादा एक्सप्लेनेशंस हैं, काफ़ी ज़्यादा, मतलब इसमें हम 3 तरह के टेस्ट कर सकते हैं ट्राइएक्सियल टेस्ट के अंदर। सही है, कंसोलिडेटेड ड्रेन टेस्ट, कंसोलिडेटेड अनड्रेन टेस्ट, अनकंसोलिडेटेड अनड्रेन टेस्ट। सो ये 3 टेस्ट है हमारे पास। सही है, ये हम कर सकते हैं, लेकिन हम डिस्कस सिर्फ 2 करेंगे, वो भी जो है मैं ट्राई करूँगा कि जितना समझा सकूँ आप लोग समझ जाओ। सही है। अच्छा, तो ये मैंने अगेन ड्रा किया है आप लोगों के लिए। इस तरह हमारे पास एक सेल होता है जो कि ग्लास, फर्स्ट ऑफ ऑल ये ग्लास का बना होता है, इसके अंदर जो है पानी होता है और बीच में हमारे पास सॉइल्स हैं। पानी किस लिए होता है, पोर वाटर प्रेशर के लिए। सही है, इम्पॉर्टेंट है, गुड। अच्छा, ये यहाँ पे हमारे पास ड्रेनेज वाल है। ड्रेनेज वाल्व क्या करता है हमारे पास, जो है क्या कंट्रोल करता है, पोर वाटर प्रेशर कंट्रोल करता है। सही है, हाँ सॉरी, ड्रेनेज कंट्रोल करता है, जो पानी मतलब अगर हम चाहें तो हम छोड़ सकते हैं पानी, ना चाहें तो नहीं छोड़ सकते, दोनों केसेस हम कर सकते हैं यहाँ पे। अच्छा, ये बीच में वाटर होता है। वाटर क्या करता है, कन्फाइंड प्रेशर ऑन सॉइल करता है। कन्फाइंड प्रेशर मतलब देखो, अब सॉइल कन्फाइंड प्रेशर एक प्रैक्टिकल रियलिटी में पॉसिबल है, पॉसिबल नहीं होता है, मतलब एक सॉइल पार्टिकल है एनी वेयर डाउन इनटू द अर्थ ले लो। सही है, एक्सक्यूवेट कर लो, एनी सॉइल पार्टिकल ले लो, इमेजिन कर लो एनी सॉइल पार्टिकल, तो किसी भी सॉइल पार्टिकल को आप देखो तो वो इर्द गिर्द उसके तमाम सॉइल्स वगैरह होते हैं, तो इर्द गिर्द जो तमाम सॉइल पार्टिकल्स का जो उस पर प्रेशर होता है उसको कहते हैं कन्फाइंड प्रेशर। सही है, तो ये जो वाटर है इस केस में यहाँ पे, यहाँ वाटर, तो ये वाटर वो कन्फाइंड प्रेशर इस सॉइल पे दे रहा है। तो सही है, ये भी रियलिटी। अच्छा, फिर ये हमारे पास है, यहाँ पे एक हमारे पास डायल गेज होता है, इसमें हम सेल प्रेशर मेजर करते हैं। सही है, जो टोटल प्रेशर हमारे पास होता है। और एक दूसरा डायल गेज होता है हमारे पास। अच्छा, यहाँ पे है हमारे पास दूसरा डायल गेज, ये पोर वाटर प्रेशर मेजर करता है। सही है, तो मतलब इसमें सब सेट है। ऊपर से हम नॉर्मल लोड अप्लाई करते हैं इस पर। तो ड्रेनेज, अच्छा ड्रेनेज वाल ओपन रखेंगे तो क्या कंडीशन होगी, ड्रेन्ड, मतलब ड्रेन सॉइल, ड्रेन मतलब जिसमें सारा पानी चला जाए तो उसको कहते हैं ड्रेन सॉइल कंडीशन। और अगर ये ड्रेनेज वाल जो है क्लोज हो तो उसको अनड्रेन सॉइल कंडीशन कहते हैं। सही है, 2 कंडीशन। इसमें भी बेसिकली 2 स्टेप्स हैं। सही है, 2 स्टेप्स। इसमें फर्स्ट स्टेप क्या है, कन्फाइंड प्रेशर वाला। कन्फाइंड प्रेशर मतलब सेल प्रेशर कह लो, ये यहाँ की वैल्यूज़ ये जो वाटर की वजह से है। सही है, सही है, कन्फाइंड प्रेशर जिसको हम सिग्मा 3 से रिप्रेजेंट करते हैं। सेकेंड स्टेप डेविएटर स्ट्रेस। सही है, डेविएटर से नॉर्मल स्ट्रेस कह लो, नॉर्मल स्ट्रेस। सही है, जो कि हम बाद में लगाते हैं, ये यहाँ पे ऊपर से ये लोड जो है।
सही है। डेविएटर स्ट्रेस मतलब जो डेविएशन प्रोड्यूस करती है ना, उसी से निकला है। अच्छा, फर्स्ट स्टेप, सही है। इस पे आप लोग कैसे समझो? अच्छा, मैं समझाता हूँ। ये हमारे पास सॉइल सैंपल है। ये फर्स्ट एरोस, ये ऊपर जो मतलब जो वर्टिकल पे ये सिग्मा डी लगा हुआ है, इसको भूल जाओ। इमेजिन करो ये है नहीं यहाँ पे। तो हमारे पास सिर्फ सिग्मा 3 लगा हुआ है। फर्स्ट स्टेप में ऐसा होता है, सिर्फ सिग्मा 3 ऑल अराउंड द सॉइल मटेरियल लगा होता है, तो इसको हम कहते हैं कन्फाइंड प्रेशर। फर्स्ट स्टेप में हम ये लगाते हैं। सेकंड स्टेप में ये होता है, और इसके ऊपर हम डेविएटर स्ट्रेस लगाते हैं, नॉर्मल लोड लगाते हैं हमारे पास। तो यही केस होता है हमारे पास। तो जो नॉर्मल फाइनल कंडीशन आता है वो इस तरह आता है, सही है। एक एक अगर हम एक लाइन से हम रिप्रेजेंट करते हैं तो कुछ ऐसा आएगा। तो ये सिग्मा 1 होगा, ये किसके इक्वल होगा? सिग्मा डी प्लस सिग्मा 3। यहाँ पे ऊपर देख सकते हो आप, क्योंकि यहाँ पे दो फोर्सेस लगे हैं, तो सिग्मा डी प्लस सिग्मा 3 के सिग्मा 1 इक्वल होगा, और साइड पे सिर्फ सिग्मा 3 लगा है, तो यहाँ पे सिग्मा 3 सिग्मा 3। क्योंकि हमारे पास सिग्मा 1 ज़्यादा है, तो इसको हम मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस कहते हैं, और सिग्मा 3 को हम माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस कहते हैं। ये तो आप बताया भी था मैंने, मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस, माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस। अच्छा, तो तीन तरह के टेस्ट पॉसिबल हैं, तीन तरह के। कंसोलिडेटेड ड्रेन CD टेस्ट, कंसोलिडेटेड अनड्रेन CU टेस्ट, अनकंसोलिडेटेड अनड्रेन टेस्ट UU टेस्ट, सही है। हम ट्राई करेंगे कि फर्स्ट और थर्ड डिस्कस करें थोड़ा सा। इसमें आता है मोहर सर्कल, सही है, जो कि मुझे डिस्कस कर लेना चाहिए था पिछली क्लासेस में, लेकिन इतना टाइम नहीं, 1 घंटे की क्लास होती है, लेकिन मैं ट्राई करूँगा कि आप लोगों को इधर ही समझा दूँ, तो कोई मसला नहीं है, सही है, मैं समझाता हूँ। अच्छा, ड्रेनेज वॉल इज़ ओपन इन बोथ स्टेज। अच्छा, फर्स्ट ये कंसोलिडेटेड ड्रेन टेस्ट CD टेस्ट की बात हो रही है, सही है। दो स्टेप्स होते हैं हमारे पास। फर्स्ट स्टेप कन्फाइंड प्रेशर लगाना, सेकंड स्टेप डिविएटर स्ट्रेस लगाना। इसमें दोनों स्टेजेस में जो हमारे पास ड्रेनेज वॉल होता है वो ओपन होता है, सही है, क्योंकि ये ड्रेन कंसोलिडेशन मतलब पानी निकालो, ड्रेन का मतलब पानी निकल गया, तो दोनों केसेस में पानी वाल्व ओपन होगा, पानी को छोड़ना जाएगा, पानी जाए, सही है, फर्स्ट टेस्ट में। अच्छा, इसी सेम, सही है, सेम हम कन्फाइंड प्रेशर लगाएंगे। कन्फाइंड प्रेशर की वैल्यू हम खुद दे सकते हैं। लेट्स से अगेन 10 किलो पास्कल हम लगा लें फर्स्ट सैंपल के लिए। फर्स्ट सैंपल, इसमें भी 3 सैंपल होते हैं, सही है। अगेन सिमिलरली उसी की तरह, क्योंकि हमें फाइनल में क्या चाहिए, हम प्लॉट ड्रॉ करेंगे, हमारा मेन मकसद है प्लॉट ड्रॉ करना। अच्छा, एनीवे हम 3 सैंपल्स यूज़ करेंगे, सही है, 3 सैंपल, तो हमारे पास 3 वैल्यूज़ आ जाएंगी, सिग्मा 3 1, सिग्मा 3 2, सिग्मा 3 3। सिग्मा 3 क्या है? कन्फाइंड प्रेशर, जो कि ऑल साइड्स पे लगता है, सही है, ऑल साइड्स पे। तो ये 3 वैल्यूज़ हमारे पास आ गई। पोर वाटर प्रेशर इस टेस्ट में, CD टेस्ट में, कंसोलिडेटेड ड्रेन टेस्ट में 0 होगा। क्यों? क्योंकि हमने ड्रेनेज वॉल ओपन रखा है, पानी चला जाता है, सही है, कि 0। UC मैंने यहाँ पे लिखा है, UC मतलब, अच्छा, पोर वाटर प्रेशर जो है हम दोनों स्टेप्स में फाइंड करते हैं। इसमें दोनों स्टेप्स में पोर वाटर प्रेशर 0 होता है, क्योंकि हम दोनों स्टेजेस में ड्रेनेज वॉल जो है वो ओपन रखते हैं। फर्स्ट स्टेप हो गया। फर्स्ट स्टेप से हमारे पास ये 3 वैल्यूज़ आ गई, सिग्मा 3 1, सिग्मा 3 2, सिग्मा 3 3, सही है। सेकेंड स्टेप, डेविएटर स्ट्रेस अप्लाई करो। डेविएटर स्ट्रेस हमारे पास एक्सियल स्ट्रेन प्रोड्यूस करता है। डेविएटर स्ट्रेस हम जो है अप्लाई करते हैं, तो सॉइल डेविएट होना स्टार्ट कर देता है। डेविएट मतलब स्ट्रेन किसको कहते हैं? चेंज इन लेंथ विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिनल लेंथ, सही है। ओरिजिनल लेंथ होती है, उसमें चेंज इन लेंथ आती है, तो उसको हम स्ट्रेन कहते हैं, सही है। तो डेविएटर स्ट्रेस अप्लाई कर, डेविएटर स्ट्रेस या नाम से ही ज़ाहिर है कि डेविएट करता है सॉइल को, सही है। तो एक्सियल स्ट्रेन प्रोड्यूस करता है, उसी एक्सियल स्ट्रेन की वैल्यूज़ को हम नोट करेंगे, सही है। उसी तरह डायरेक्ट शेयर टेस्ट की तरह ही मेथड है ऑलमोस्ट, लेकिन थोड़ा सा चेंज है, सही है। डेविएटर स्ट्रेस की वैल्यूज़ नोट करेंगे और एक्सियल स्ट्रेन की वैल्यू नोट करेंगे। कब तक लगाएंगे? जब तक फेल ना हो शेयर में, सही है, फेल ना हो तब तक लगाए जाएंगे, और उसी वैल्यूज़ की हम फिर ये ग्राफ बनाएंगे, सही है। और उसी तरह का ग्राफ बनेगा जैसे हमारे पास डायरेक्ट शेयर टेस्ट में बनता था, सही है, उसी तरह सब सेम है, सब सेम।
लेकिन थोड़ा सा फ़र्क है। तो OCC के लिए सॉइल के लिए भी उसी तरह और NCC सॉइल के लिए भी उसी तरह वही सेम मेथड। हम जो मैक्सिमम वैल्यू है, लेट्स से हम सिर्फ OCC के लिए कर रहे हैं, ये NCC वाला भूल जाओ, सही है। वो तो मैक्सिमम वैल्यू हम नोट करेंगे, कोई भी नाम दे सकते हो, सिग्मा F, सिग्मा M, वट एवर। तो सिग्मा F1, लेट्स से सैम्पल नंबर 1 है, तो सिग्मा F1। तो हमारे पास सैम्पल नंबर 1 के लिए क्या वैल्यूज़ आ जाएंगी? सिग्मा 31, सिग्मा F1, सही है। अच्छा, ये शेयर स्ट्रेस नहीं है, सही है, जो कि टॉ से रिप्रेजेंट होता है। शेयर स्ट्रेस, इसमें शेयर स्ट्रेस नहीं लगता, सही है, इसमें डेविएटर स्ट्रेस लगता है, जो कि सिग्मा से ही रिप्रेजेंट होता है, इसलिए सिग्मा F, सही है। ये डिफरेंस है उसमें। तो फर्स्ट सैंपल के लिए ये वैल्यूज़ आ जाएंगी, सेकंड के लिए ये, थर्ड के लिए ये, सही है। 3 एक्सपेरिमेंट करेंगे, डिफरेंट डिफरेंट सैंपल अगेन, जो कि फर्स्ट हम लगाएंगे क्या, ये कन्फाइंड प्रेशर, ये कम होगा, फिर सेकंड वाला ज़्यादा होगा, फिर थर्ड वाला उससे भी ज़्यादा होगा। तो ये वैल्यूज़, अच्छा फिर मोहर सर्कल ड्रा करेंगे। अच्छा, हम प्लॉट किस के बीच ड्रा करते थे? नॉर्मल स्ट्रेस और शेयर स्ट्रेस के बीच में, लेकिन हमारे पास इसमें शेयर स्ट्रेस नहीं है। तो जब हमारे पास शेयर स्ट्रेस ना हो और हमारे पास सिर्फ मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस और माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेसेस हों, तो हम फिर क्या करेंगे? हम फिर मोहर सर्कल की तरफ आएंगे, सही है। मोहर सर्कल में, तो मोहर सर्कल में हमारे पास सिग्मा 31 की वैल्यू है और सिग्मा वन मतलब मैक्सिमम वैल्यू ऑफ डेविएटर स्ट्रेस एट फॉर सैम्पल नंबर 1। तो सैम्पल नंबर 1 मैक्सिमम डेविएटर स्ट्रेस की वैल्यू क्या है? ये सिग्मा F1। सैम्पल 2 के लिए क्या है? सिग्मा F2। सिग्मा 3 के लिए है सिग्मा F3। अच्छा, तो हम कैसे ड्रा करेंगे इसकी, जो भी ये भी ग्राफ पे ऑफ कोर्स ड्रा करते हैं। और ये सर्कल मैंने हाफ बनाया है, सही है, हाफ, लेकिन ये फुल बनाते हैं बेसिकली लोग, लेकिन फुल ज़रूरत नहीं होती, हाफ़ ही बनाते हैं, तो क्योंकि ज़रूरत ही हाफ़ की पड़ती है। तो सिग्मा 3 की वैल्यू जो है वो नोट कर लें, सही है, और सिग्मा 1 की नोट कर लें। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल ये 2 सर्कल्स जो मैंने बनाए ये भूल जाएँ, इमेजिन करो कि सिर्फ ये एक है। सिग्मा 3 1 की वैल्यू नोट करो, डॉट लगाओ यहाँ पे जो वैल्यू है, सिग्मा F1 की वैल्यू यहाँ पे एक डॉट लगाओ। तो ये इस सिग्मा 31 और सिग्मा F1 के दरमियान में जितना डिस्टेंस है, ये आपके सर्कल का डायमीटर हो गया, सही है। तो उसी डायमीटर से, मतलब रेडियस से आप लोग इसका सेंटर फाइंड करोगे, उसका रेडियस से आप जो आपके पास प्रकार वगैरह होता है वो ओपन करके इस तरह हाफ सर्कल या फुल सर्कल भी आप लोग बना सकते हो, तो बना दो, सही है। फिर सिमिलरली सिग्मा 3 2 और सिग्मा F2 के लिए भी इस तरह सर्कल बनाओ, डायमीटर उसका भी गिवन होगा, और थर्ड के लिए भी इस तरह बनाओ। थर्ड का सर्कल क्यों बड़ा है? क्योंकि उसकी जो सिग्मा 3 की वैल्यू है वो बड़ी है, सही है। सिग्मा 3 2 की वैल्यू सिग्मा 3 1 से बड़ी है, इसलिए सर्कल उसका बड़ा आ रहा है। तो सर्कल हमारे पास 3 आ जाते हैं। फिर हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे कि तीनों सर्कल्स को टच कर सके, तो ये लाइन हम बनाएंगे। ये लाइन इस तरह बन गया। इस लाइन का जो एंगल होगा वो हमारे पास एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन होगा, और जो सी की वैल्यू है, जो कि इन द केस ऑफ OCC सॉइल्स, OCC या NCC, आई थिंक NCC सॉइल, इन द केस ऑफ NCC सॉइल कोहेजन 0 होगी, सही है। रिमेंबर, कोहेजन इन केस ऑफ NCC सॉइल विल बी 0 इन व्हाट? कंसोलिडेटेड ड्रेन टेस्ट, सही है, ऑलवेज रिमेंबर दैट। और अगर आप OCC के लिए आप ये वैल्यूज़, मतलब ये अब एक्सपेरिमेंटल बेसिस है ना, एक्सपेरिमेंट आप करोगे आपके पास वैल्यूज़ आएंगी, आप जब ड्रा करोगे तो ये इस तरीके का ग्राफ बनेगा। मतलब C की वैल्यू कुछ भी आ सकती है, लेकिन अगर आप NCC के लिए करोगे तो 0 आएगी आपके पास। तो ये सर्कल सिमिलरली OCC के लिए भी वही सेम एक्सपेरिमेंट्स हैं, और सॉरी सेम स्टेप्स हैं, और फिर इस तरह सर्कल बना के एक टेंजेंट लाइन, तो टेंजेंट यहाँ पे एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन और C की वैल्यू, और फिर आप सिमिलरली इसमें पुट करके आप लोग शेयर स्ट्रेंथ की वैल्यू फाइंड कर सकते हो। अच्छा, तो कंसोलिडेटेड अनड्रेन्ड UU टेस्ट जो है आप डिस्कस करेंगे जल्दी से। और फिर आप लोगों के लिए एक रीडिंग असाइनमेंट है, क्योंकि अब तो नहीं हो पाएगा। वेन शेयर टेस्ट, जो कि वो, 'सिंपल है काफ़ी, वो मैंने उसके
जो क्या कहते हैं उसको, पावर पॉइंट में बनाया है, वो इजी है, वो आप लोग पढ़ लो। उसमें क्या है, फील्ड का प्रोसीजर है, अपरेटस गिवन है, वो सिंपल है, उसमें ये चीज़ें नहीं है। एक्सप्लेनेशन सिर्फ ये थोड़ा मुश्किल था। तो अच्छा, तो वो आप मतलब असाइनमेंट कोई सबमिट नहीं करनी, बस रीडिंग असाइनमेंट है, मतलब आप घर में सिर्फ रीड कर लो, क्योंकि पेपर में इंक्लूड होगा, सही है। तो रीड कर लो, उसमें कोई मसला नहीं आएगा, आपको सिर्फ रीडिंग ही करनी है आपको। अच्छा, मैं भी अगर यहाँ पढ़ाऊँगा तो उसकी रीडिंग ही करूँगा, क्योंकि वो काफ़ी सिंपल मैंने लिखा है, या समझ आ जाएगा आप लोगों को। अच्छा, इसमें फ़र्स्ट स्टेज क्या होगा, अनकंसोलिडेटेड अनड्रेन्ड, मतलब दोनों केस में ड्रेनेज वाल्व क्लोज, सही। जो सेकंड है कंसोलिडेटेड अनड्रेन्ड, उसमें फर्स्ट स्टेज में ड्रेनेज वाल्व ओपन रहता है, सेकंड में क्लोज रहता है। तो फर्स्ट में हमारे पास जो उसकी वैल्यूज़ हैं, पोर वाटर प्रेशर वो ज़ीरो होता है, सेकंड में फिर ज़ीरो नहीं होता। तो इसमें हमारे पास दोनों केस में ज़ीरो के बराबर नहीं होती, क्योंकि दोनों में वॉल्व क्लोज होता है। लेकिन इसमें फ़ायदा एक है, ये इजी है एज़ कम्पेयर टू, तो फर्स्ट और थर्ड जो टेस्ट हैं वो इजी हैं एज़ कम्पेयर टू द सेकंड वन। इसलिए मैं पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि टाइम भी कम है। क्योंकि देखो, अच्छा, अब हम मोहर सर्कल बनाते हैं तो दो बनाते हैं बेसिकली। फर्स्ट में हमने सिर्फ एक बनाया था, क्योंकि उसमें इफेक्टिव स्ट्रेस टोटल स्ट्रेस की इक्वल था। इफेक्टिव स्ट्रेस का फार्मूला क्या है, टोटल स्ट्रेस माइनस पोर वाटर प्रेशर। उसमें पोर वाटर प्रेशर ज़ीरो था, तो इफेक्टिव स्ट्रेस इक्वल टू टोटल स्ट्रेस आ गया, सही है। अब इस केस में क्योंकि पोर वाटर प्रेशर है, तो इफेक्टिव स्ट्रेस का क्या फार्मूला होगा, टोटल स्ट्रेस माइनस पोर वाटर प्रेशर। अच्छा, एनीवे, फर्स्ट स्टेप में क्या है, सेम उसी तरह सेम क्या करना है, कन्फाइंड प्रेशर, सेल प्रेशर लगाना है, उसको सेल प्रेशर स्टेज या कन्फाइंड प्रेशर स्टेज भी कहते हैं। तो फर्स्ट स्टेप है अनकंसोलिडेटेड है, पानी नहीं जाएगा बाहर, तो ड्रेनेज वाल्व क्लोज। अच्छा, पॉइंट नंबर 1, कन्फाइनिंग प्रेशर हम अप्लाई करेंगे सिग्मा 3 1, क्योंकि सैम्पल नंबर 1 है, तो सिग्मा 3 1 अप्लाई करेंगे। उसके लिए पोर वाटर प्रेशर डेवलप होगा। पोर वाटर प्रेशर मेजर करने के लिए हमारे पास जो वो है डायल गेज है, उसमें हम रीडिंग नोट करेंगे, सही है। तो हमारे पास दो वैल्यूज़ आ जाएंगी, एक सिग्मा 3 की और एक यूसी की, सही है, पोर वाटर प्रेशर की। तो हम टोटल स्ट्रेस फाइंड कर लेंगे और इफेक्टिव स्ट्रेस भी फाइंड कर लेंगे, सही है। फर्स्ट स्टेप डन। सेकेंड स्टेप, डेविएटर स्ट्रेस अप्लाई करो, डेविएटर स्ट्रेस अप्लाई करो और ड्रेनेज वॉल क्लोज ही रहने दो, सही है, क्लोज रहेगा, क्योंकि अनड्रेन्ड मतलब पानी बाहर नहीं जाना चाहिए। अच्छा, फर्स्ट स्टेप, डेविएटर स्ट्रेस इज अप्लाइड एंड इंक्रीज, मतलब ऐसा नहीं होता कि हमारे पास एक स्ट्रेस है वो बस डायरेक्ट हम लगा दें, इस तरह ज़ीरो होगा, फिर आहिस्ता आहिस्ता इंक्रीज़ होता जाएगा, जितनी वैल्यू हम चाहते हैं उस तक पहुंच जाए तो उधर हम स्टॉप कर जाएंगे, इस तरह हम अप्लाई करते हैं। तो उसके लिए इंक्रीज़ होगा ज़ीरो से आहिस्ता आहिस्ता, तो जितना इंक्रीज़ होगा उतना उतना हम उनकी वैल्यूज़ के लिए हम एक्सियल स्ट्रेन भी फाइंड करेंगे। एक्सियल स्ट्रेन, सही है, एक्सियल स्ट्रेन और डेविएटर स्ट्रेस का हम ग्राफ बनाएंगे, सिमिलर वही स्टेप्स हैं, वही स्टेप्स, और उसके लिए हम मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करेंगे। लेट्स इमेजिन हम सिर्फ ओसीसी, अच्छा एनसीसी, चलो दोनों, तो एनसीसी का मैक्सिमम यहाँ बनेगा और ओसीसी का मैक्सिमम ऊपर बनेगा, सही है। तो सैम्पल 1 के लिए हमारे पास वैल्यूज़ आ गई, सही है, सिग्मा एफ और ये इधर सिग्मा 3 की वैल्यू आ गई हमारे पास। तो इसी तरह सैम्पल नंबर 2 और सैम्पल नंबर 3 के लिए भी हम करेंगे, सही है। अच्छा, पोर वाटर प्रेशर विल बी देयर। अच्छा, सेकंड स्टेप में भी हमारे पास पोर वाटर प्रेशर की अलग जो है वैल्यू आएगी, उसको हम किस से डिनोट करेंगे, यूडी से। अच्छा, टोटल स्ट्रेस सिग्मा 1 से, टोटल स्ट्रेस मतलब मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस सिग्मा 1, हम उसकी वैल्यू हमारे पास क्या होगी, सिग्मा 3 प्लस सिग्मा एफ, सही है। डायग्राम के थ्रू समझाया था मैं, यहाँ पे भी डायग्राम है या नहीं, या डायग्राम इसी तरह, ये इस डायग्राम से सिग्मा 1 किसकी इक्वल होगा, सिग्मा 1, ये सिग्मा 1 इक्वल होगा सिग्मा 3 और डेविएटर स्ट्रेस, डेविएटर उस केस में क्या है, सिग्मा एफ,
तो इसके इक्वल, तो इसी सेम वही मेथड है सेम। अच्छा, तो इधर सिग्मा 3 प्लस सिग्मा एफ, इफेक्टिव स्ट्रेस किसके इक्वल होगा? टोटल स्ट्रेस। टोटल स्ट्रेस इस केस में हमारे पास क्या है? सिग्मा 1। टोटल स्ट्रेस माइनस पोर वाटर प्रेशर। पोर वाटर प्रेशर हमारे पास क्या है? पोर वाटर प्रेशर इन द फर्स्ट स्टेज प्लस पोर वाटर प्रेशर इन द सेकेंड स्टेज, मतलब यू सी प्लस यू डी। तो ये हमारे पास इफेक्टिव स्ट्रेस वाला बन गया। अच्छा, इसमें हम तीन जो है इफेक्टिव स्ट्रेस के मोहर सर्कल बनाएंगे, लेकिन हमारे पास बनता एक ही है। क्यों? क्योंकि जितना ही हम जो है स्ट्रेस इंक्रीज़ करते हैं, डेविएटर स्ट्रेस, उतना ही हमारे पास पोर वाटर प्रेशर इंक्रीज़ होता है। मतलब हमारे पास टोटल स्ट्रेस इंक्रीज़ होता है, लेकिन साथ साथ पोर वाटर प्रेशर भी इंक्रीज़ होता है। तो वो एक दूसरे का इफ़ेक्ट कैंसिल कर देते हैं। तो जो इफ़ेक्टिव स्ट्रेस की वैल्यू हमारे पास आती है वो सेम होती है तीनों सैंपल। अगर हम 3 सैंपल के लिए करें उसके लिए भी सेम आएगी, 4-5 करें उसके लिए भी सेम आएगी इफेक्टिव स्ट्रेस की वैल्यू। सही है। फर्स्ट टेस्ट जो है कंसोलिडेटेड ड्रेन में, उसमें इफेक्टिव स्ट्रेस बिल्कुल होता ही नहीं है क्योंकि वो टोटल स्ट्रेस के इक्वल होता है। सेकंड जो हमने डिस्कस नहीं किया उसमें होता है, उसमें इफेक्टिव स्ट्रेस के 3 अलग मोहर सर्कल बनते हैं, लेकिन हमने डिस्कस नहीं किया। हमने यू किया जो कि अनड्रेन्ड वाला, अनकंसोलिडेटेड अनड्रेन्ड। इसमें क्या होता है कि इफेक्टिव स्ट्रेस जो है एक सर्कल बनता है उसका, क्योंकि बाकी जो 2 सर्कल हैं वो भी उसी के ऊपर बनते हैं। क्योंकि जितना हम टोटल स्ट्रेस इंक्रीज़ होता है हमारे पास, उतना पोर वाटर प्रेशर इंक्रीज़ होता है, क्योंकि दोनों स्टेजेस में हमारे पास जो वॉल्स होता है वो क्लोज होता है। तो जितना टोटल स्ट्रेस इंक्रीज़ होता है उतना हमारे पास पोर वाटर प्रेशर इंक्रीज़ होता है। मतलब लेट्स से हमारे पास एक केस में पोर वाटर प्रेशर है 10 और हमारे पास हमारे पास टोटल स्ट्रेस है 10 और पोर वाटर प्रेशर है 5। तो 10 माइनस 5 आ गया, तो 5 हमारे पास इफेक्टिव स्ट्रेस की वैल्यू आ गई। तो नेक्स्ट सैंपल में हम टोटल स्ट्रेस इंक्रीज़ करते हैं, जो कि सबको पता है इंक्रीज़ होता है सेकेंड सैंपल में। तो लेट्स से हमारे पास 20 हो गई, तो हमारे पास पोर वाटर प्रेशर भी बढ़ेगा, 15 हो जाएगा। 20 माइनस 15 वापस से 5। तो टोटल स्ट्रेस वाली जो मोहर सर्कल है वो तो बनेंगी बड़ी बड़ी, लेकिन इफेक्टिव स्ट्रेस वाला जो सर्कल होगा वो वही सेम रहेगा। सही है। द डायमीटर ऑफ द मोहर सर्कल फॉर बोथ टोटल एंड इफेक्टिव वो सेम रहेंगे। सही है। अच्छा, सिमिलरली फाइंड द वैल्यू, तो हमारे पास ये वैल्यूज़ आ गई, ये ऊपर टोटल वाली हैं और नीचे इफेक्टिव वाली। और सिमिलरली हमें पता है कि सिग्मा 3 की वैल्यूज़ सैंपल 1, सैंपल 2, सैंपल 3 के लिए इंक्रीज़ होती हैं ग्रेजुअली। द इफेक्टिव स्ट्रेस विल बी सेम फॉर ऑल द सैंपल इन दिस केस, बिकॉज एज वी इंक्रीज द स्ट्रेस इट कैंसल आउट विद द पोर वाटर प्रेशर। पोर वाटर प्रेशर भी इंक्रीज़ होता है। तो फार्मूला क्या है इफेक्टिव स्ट्रेस का? टोटल स्ट्रेस माइनस पोर वाटर प्रेशर, तो माइनस हो कैंसिल आउट हो जाता है। सो फॉर ऑल सैंपल्स देयर विल बी ओनली वन मोहर सर्कल फॉर इफेक्टिव स्ट्रेस। सही है, नॉट फॉर टोटल स्ट्रेस, फॉर इफेक्टिव स्ट्रेस। इस तरह कुछ ग्राफ बनेगा, इस तरह। ये जो डॉटेड है ये मैंने सही नहीं बनाया, ये डॉटेड है ये इफेक्टिव। तो जो सारे हमारे पास सर्कल्स होंगे वो सेम डायमीटर के होंगे फर्स्ट ऑफ ऑल टोटल के, लेकिन यहाँ पे वैल्यूज़ डिफरेंट होंगी इसलिए अलग अलग बने, लेकिन इफेक्टिव का वही एक बनेगा इस तरह। सही है। तो इसमें हमारे पास जो फेल्यूर प्लेन होगा वो भी हमारे पास हॉरिजेंटल होगा, और जो हमारे पास सी की वैल्यू आएगी वो भी कांस्टेंट आएगी। सी यू इसलिए लिखा है क्योंकि ये अनट्रेंड कंडीशन था इसलिए। तो इसमें हमारे पास फाई की वैल्यू 0 आ गई, तो ये फैक्टर जो है सेकंड फैक्टर हमारे पास 0 हो गया। तो इसमें हमारे पास टॉ एफ जो है वो सी यू के इक्वल आ गया, सी यू के इक्वल आ गया। अच्छा, सी यू का हमने लिखा है कि फाई सिग्मा एफ डिवाइड बाई 2। क्यों? क्योंकि ये सी यू की वैल्यू है। सही है। सी यू की वैल्यू ऊपर मतलब टच कर रही है ना इस लाइन को, तो ये एक रेडियस को डिनोट कर रहा है। रेडियस क्या है? डायमीटर डिवाइड बाई 2। ये हमारे पास डायमीटर है सिग्मा एफ, तो इसको 2 पे डिवाइड कर दो तो हमारे पास रेडियस बन जाएगा। रेडियस क्या है? हाफ सर्कल। तो सी यू की वैल्यू हमारे पास हम कह सकते हैं कि डायमीटर डिवाइड बाई 2 या रेडियस के बराबर है। तो ये था हमारे पास यू अनकंसोलिडेटेड अनट्रेंड। अच्छा, मैं ये आप लोगों को प्रोवाइड करूँगा। सही है। ये रीड करें। सही है, बिल्कुल। इस पे आप लोग ध्यान दें, सवाल आप लोग उधर करें। सही है।
और हम एक क्लास अरेंज करेंगे, सही है, लास्ट क्लास, जो कि उसमें क्विज़ टाइप आप लोग, यार क्विज़ तो नहीं होगा, लेकिन उसमें मैं थोड़ी, जो जो क्लास लेगा ना, तो फिर उसके लिए फिर मैं सेशनल मार्क्स जो है फिर देखते हैं, मैं कुछ सवाल करूँगा इसी लेक्चर्स में, क्योंकि आप लोग के एग्ज़ाम्स आ रहे हैं, तो इतने मुश्किल सवाल नहीं होंगे, लेकिन थोड़ा सा मुझे जो मेरे क्लास लेते हैं, जो कि ऑनलाइन क्लास, उनको थोड़ा फ़ायदा होना चाहिए, सही है, मतलब थोड़े सेशनल मार्क्स उनके ज़्यादा, क्योंकि यार देखो, हम इतने लोग क्लास नहीं ले रहे, लेकिन जो ले रहे हैं तो उनको कोई फ़ायदा तो होना चाहिए। तो हम अरेंज करेंगे फ्राइडे को ले लेंगे, या मैं ग्रुप में मैसेज कर दूंगा, सही है, जब लेंगे हम क्लासेस, तो हम ये छोटा सा क्विज़ अरेंज करेंगे, और आप लोग स्टडी करो, सही है, सारे लेक्चर्स जो हैं वो प्रिपेयर करो, जो फाइनल के हैं, और मैं किसी लेक्चर में भी पूछ सकता हूँ, या कोई जनरल सवाल मैं पूछ सकता हूँ सॉइल मैकेनिक्स के रिलेटेड। और ये जो लेक्चर है, अच्छा मैं इसके साथ एक वेन शेयर टेस्ट हमारा जो रह गया है, मैंने बोला था, तो वो आप लोग की रीडिंग असाइनमेंट हो जाएगी, शायद मैं उसमें से पूछ लूँ आप लोगों से, या इसमें से पूछ लूँ, तो ये अब देख लें, सही है। तो ये था हमारा बस फाइनल लेक्चर। अल्लाह हाफिज़।